वालेकुम, आज 9 बजे में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ मिसबाह लखारी और मैं हूं अली आबिद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएंगे वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि जो अरकान गलती कर बैठे हैं वापस आ जाएं, मुआफ कर दूंगा। जमीन का सौदा करके अपनी हुकूमत बचानी है तो लानत है ऐसी हुकूमत पर। मालकन के इलाके दरगई में खिताब करते हुए उन्होंने मुनहरिफ अरकान को वापसी का इशारा भी दिया। कहा, एक बाप की तरह हूं और बाप बच्चों की गलतियां मुआफ कर देता है। जमीर फरोशों के बच्चों से कोई शादी नहीं करेगा। कौम के पैसे से MNAs को खरीदना है तो उससे बेहतर है कि हमारी हुकूमत चली जाए। मेरे जो MNAs गलती कर बैठे हैं, आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूं कि मैं आपको माफ कर दूंगा, वापस आ जाए। हम सबसे गलतियां हो जाती हैं, अल्लाह रहमान और रहीम है, माफ करने वाला है। मैं क्या चाहिए, मैं तो जिस तरह का बाप की तरह हूं, बाप अपने बच्चों की गलतियां माफ कर देता है। आपके लिए शादियों में जाना मुश्किल हो जाएगा, आपके बच्चों से लोग शादियां नहीं करेंगे। आपको सबको पता चल गया है कि आपने अगर पार्टी को छोड़ा तो सिर्फ और सिर्फ अब पैसे लेके छोड़ेंगे। खुलेआम सिंध हाउस के अंदर और बोरियां पैसे की आए। अगर मैंने लोगों का पैसा चोरी करके अपनी गवर्नमेंट बचानी है, इससे बेहतर है कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। अपने जमीर का सौदा करके रिश्वत देनी है MNAs को, मैं लानत भेजता हूं ऐसी हुकूमत को। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि मुल्क के बदनाम डाकू इकट्ठे हो गए हैं। कौम को फैसला करना है कि किसके साथ खड़ी है। तीनों गुलामों ने मिलकर साजिश की है और लेकिन सुन लें कि इस मैच में उन्हें शिकस्त होगी। ये अपनी अपनी चोरी बचाने के लिए एक साथ खड़े हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि कौम ये फैसला भी कर रही है कि कौन सा मीडिया बिकाऊ है। एक तरफ पाकिस्तान के बड़े बड़े नामवर डाकू वो सब इकट्ठे हो गए हैं, चोरी का पैसा जमा करके हमारे MNAs उनके जमीर की कीमत लगा दी है। जमीरों का सौदा हो रहा है और इसको जमहूरियत का नाम दिया जा रहा है। जमहूरियत का जनाजा निकाला जाए तो सारी कौम के ऊपर लाजिम हो जाता है कि वो खड़े हों सच और हक और अच्छाई के साथ। ये वो दिन चले गए छाना मांगा के। आपके बच्चे बच्चे को आपके नाम पता चल गए हैं। शहबाज शरीफ आपकी जो सबसे बड़ी खासियत वो पता क्या है इसकी, ये बूट पॉलिश बड़े अच्छी तरह करता है। ये जब भी कोई बूट देखता है पॉलिश करना शुरू कर देता है। फजल रहमान 30 साल से आप दीन के नाम सियासत कर रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि मीडिया में कई मीडिया हाउसेस के ऊपर पैसा चल रहा है और कईयों के ऊपर बाहर से पैसा चल रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि पाकिस्तान में पेट्रोल दुबई से सस्ता है। मुल्क में पनाहगाहों का नेटवर्क बना रहे हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड जारी कर रहे हैं। कोरोना ना आता तो पाकिस्तान सयाहत का मरकज बन चुका होता। वज़ीर आज़म ने कहा कि रेकॉर्ड के हवाले से भी मुआहदा हो गया है। ये मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी सरमायाकारी है। दुबई में उनकी जमीन से तेल निकलता है। आज पाकिस्तान में जो पेट्रोल है वो दुबई से सस्ता है। हमने टैक्स से पैसा इकट्ठा करके 5 रुपए यूनिट बिजली आपकी कम की है और 10 रुपए पेट्रोल और फजल रहमान को कम किया। मुल्क की तारीख में किसी ने अवाम के लिए वो काम नहीं किए जो हमारी हुकूमत ने किए। सबसे पहला हेल्थ कार्ड, पनाहगाह का मैं एक पूरा नेटवर्क बना रहा हूँ सारे पाकिस्तान में। ये मेरा आपसे वादा है कि पाकिस्तान को मैं दुनिया का टूरिज्म का सेंटर बनाऊंगा। रेकोडिक अगर हम आज में आने से पहले साइन करके आए उनके साथ मुआहदा, अगर मैं ये ना करता तो सुन लें जरा, 2000 अरब रुपए का इस मुल्क को हर्जाना देना पड़ना था। वो अब आके पाकिस्तान में 9 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट करने आ रहे हैं, जो इस मुल्क की तारीख की सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट है। हमेशा मेरा कोशिश ये थी कि मैं पाकिस्तान को मदीना के रियासत के उसूलों पर खड़ा करूं। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इदारे वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया टीम का नोटिस लें। ये मुल्क में आईनी बहरान पैदा करना चाहते हैं। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इमरान खान कैसे कह सकते हैं कि अवाम आपके खिलाफ वोट देने वाले अरकान को सजा देंगे। हिम्मत है मुकाबला करो, बाकी बातें छोड़ो। हम मुतालबा करते हैं
کہ جو بھی سوشل میڈیا پہ عمران کا سوشل میڈیا ٹیمز، عمران کے اپنے MNAs جو پروپیگنڈا کر رہے ہیں، جو مہم چلا رہے ہیں، جو کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے نیوٹرلٹی کے سٹیٹس میں کوئی تبدیلی آ جائے، اس سارا کیمپین کا نوٹس لیا جائے، چاہے وہ ISPR کی طرف سے ہو یا وہ ہمارا اعلیٰ عدلیات کی طرف سے ہو. اب کیسے کہہ سکتے ہیں ممبرز کو سزا دیں گے اگر وہ آپ کے خلاف ووٹ دیں گے؟ پاکستان کے عوام خود آپ کو ووٹ دینے کو تیار نہیں ہے. یہ کانفرنس ہو رہا ہے، بڑا اچھا کام ہو رہا ہے، مگر پاکستان کا ایک ایشو پہ نہیں، یہ افغانستان پہ ہو رہا ہے، یہ طالبان کے لیے ہو رہا ہے. اب پاکستان کے وزیر اعظم کی حیثیت نہیں، طالبان کے فارن منسٹر کی حیثیت سے یہ OIC کانفرنس بلا رہے ہیں. تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کر لیا گیا. اسپیکر اسد قیصر کا کہنا ہے کہ OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے لیے قومی اسمبلی ہال میں تزئین و آرائش جاری ہے. سینٹ سیکریٹریٹ نے بھی ہال کی تزئین و آرائش کے باعث چیمبر دینے سے انکار کیا. تمام حالات اور واقعات کا جائزہ لینے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو بلایا جا رہا ہے. اسپیکر اسد قیصر نے تحریک عدم اعتماد کے لیے قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ بروز جمعہ کو طلب کر لیا. اسپیکر نے آئین کی شق 54(3) اور شق 254 کے تحت ایوان زیریں کا اجلاس بلایا. اعلامیے کے مطابق یہ موجودہ قومی اسمبلی کا 41واں اجلاس ہوگا جسے اپوزیشن کی ریکوزیشن پر طلب کیا گیا. اسپیکر نے 25 مارچ کو اجلاس بلانے کی وجوہات بھی اپنے حکم نامے میں بیان کی. بتایا کہ 8 مارچ کو اپوزیشن کی جانب سے اجلاس بلانے کی ریکوزیشن موصول ہوئی. قومی اسمبلی نے OIC وزرائے خارجہ اجلاس کے قومی اسمبلی ہال میں انعقاد کے لیے 21 جنوری کو قرارداد منظور کی تھی. قومی اسمبلی چیمبر کو فروری کے آخر میں ضروری تزئین و آرائش کے لیے وزارت خارجہ کے سپرد کیا گیا تھا. اجلاس کی ریکوزیشن ملتے ہی سینٹ سیکریٹریٹ سے سینٹ ہال دینے کی درخواست کی گئی، تاہم سینٹ سیکریٹریٹ نے بھی ہال کی تزئین و آرائش کے باعث چیمبر دینے سے انکار کیا. چیئرمین CDA اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کو بھی قومی اسمبلی اجلاس منعقد کرانے کے لیے کوئی موزوں جگہ تلاش کرنے کا کہا گیا، لیکن انہوں نے بھی کوئی مناسب جگہ نہ ہونے سے متعلق تحریری طور پر آگاہ کیا. اس لیے تمام حالات و واقعات کا جائزہ لینے کے بعد قومی اسمبلی کا اجلاس اب 25 مارچ کو بلایا جا رہا ہے. قومی اسمبلی کا اجلاس 25 مارچ کو طلب کرنے پر پیپلز پارٹی کا سخت رد عمل. رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسپیکر اسد قیصر نے آئین کی پاسداری نہیں کی. پیپلز پارٹی کے رہنما نیل حسین بخاری، شازیہ مری اور فیصل کریم کنڈی کی پریس کانفرنس. کہا آئین کا آرٹیکل 54 بڑا واضح ہے، 14 دن کے اندر ریکوزیشن کا اجلاس ہونا ضروری ہے. ہماری ریکوزیشن آرٹیکل 54(3) کے نیچے تھی. 14 دن کے اندر نیشنل اسمبلی کو ریکوزیشن 1/4 ممبرز کی ریکوزیشن پہ اس کو ملنا، اس کو اجلاس ہونا چاہیے تھا. فیصل کریم کنڈی نے کہا کہ اسپیکر پر آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی ہونی چاہیے. اسپیکر قومی اسمبلی پہ آرٹیکل 6 لاگو ہونا چاہیے. اس نے آج پاکستان کے آئین کی خلاف ورزی کی. اس نے قومی اسمبلی کا اجلاس اپنے ٹائم پہ نہیں بلایا. شازیہ مری نے کہا کہ عمران خان اپنی عددی اکثریت کھو چکے ہیں. اسپیکر نے بھی آئین سے غداری کی. عمران خان اس حقیقت سے منہ چھپا رہا ہے کہ وہ اکثریت کھو چکا ہے. عمران خان اگر اتنا غیرت مند ہے تو پارلیمنٹ کا سیشن کیوں نہیں بلا رہا؟ کیوں اسپیکر سے متواتر آئین کی وائلیشن کروا رہا ہے؟ پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کا کہنا تھا کہ اسپیکر قومی اسمبلی کے خلاف بھی تحریک عدم اعتماد لائی جانی چاہیے. مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کا کہنا ہے کہ اسپیکر قومی اسمبلی پہلے روز سے جانبدار ہیں. وہ آئین اور قانون پر عمل کریں ورنہ قوم معاف نہیں کرے گی. عمران خان کو وہی لوگ نکالیں گے جنہوں نے منتخب کیا تھا. اسپیکر کا جو عمل ہے مکمل بدنیتی پہ مبنی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اسپیکر پہلے دن سے جانبدار تھا، آج بھی جانبداری کا مظاہرہ کر رہا ہے. آئین کی پرواہ تو کر لیں، آئین، قانون، اسمبلی کے رول اور روایات دیکھ لیں، اس کی پاسداری کریں ورنہ یہ ملک آپ کو معاف نہیں کرے گا. الزام لگانے والے ان لوگوں پر الزام لگا رہے ہیں جنہوں نے کل ان کو ہی منتخب کیا تھا. ملک کے اندر جو مہنگائی ہے، جو اس حکومت کی کرپشن ہے، جو نااہلی ہے، یہ پاکستان کے لیے خطرہ بن چکی ہے. حکومت جو ہے اپنی ناکامی کو دیکھ کر اب مذہب کارڈ استعمال کر رہی ہے. امر بالمعروف کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ غریب آدمی کو ملک کی تاریخ کی بدترین مہنگائی دے کر
उससे उसके जीने का हक छीन लें। अमर बिल मारूफ का ये मतलब नहीं है कि आप नौजवान से बदतरीन बेरोजगारी दे के इज्जत के साथ जीने का हक छीन लें। तहरीक इंसाफ की रुकन कौमी असेंबली नुसरत वाहिद का वीडियो बयान सामने आ गया है। पीपल्स पार्टी की जानिब से पैसों की पेशकश का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी पंजाब और सिंध से 16 करोड़ की ऑफर की गई, लेकिन हराम का पैसा नहीं लेना चाहती। पीपल्स पार्टी की तरफ से 2 दफा ऑफर आई है, एक पंजाब से और एक सिंध से। ये ऑफर काफी बड़ी ऑफर है, जो कि इसको रजिस्ट करना चाहा सा मुश्किल काम है। 16 करोड़ की थी, प्रोजेक्ट मिलते हैं मुख्तलिफ, उसके लिए अलग से पैसे थे। लेकिन बात यह है कि क्या इस पैसे का करना क्या था, क्योंकि मैं इस किस्म के पैसे के ऊपर इसलिए बिलीव नहीं करती कि मेरा ख्याल ये है कि हराम की कमाई जो है वो शक्लें नहीं बिगाड़ती, वो आपकी नस्ल बिगाड़ देती है। भावल नगर के हल्का 166 से मुंतखब रुकन कौमी असेंबली गफ्फार कालूका ने कहा है कि वो सिंध हाउस नहीं गए और न ही किसी से कोई रकम ली। उनका कहना था कि पार्टी कयादत के खोखले नारों की वजह से नाराज हूँ। रिश्वत लेने वाला और रिश्वत देने वाला दोनों जहन्नमी है, और मैं इस तरह के मामले पे लानत भेजता हूँ और इसकी सख्त से तरदीद करता हूँ। और एक जो सिंध हाउस में रैश का, उसकी भी तरदीद करता हूँ कि वो भी बिल्कुल गलत बात है कि सिंध हाउस पे बिल्कुल मैं मौजूद नहीं था। मुझे मायूसी इस बात पे हुई कि मैं कुछ अपने हल्के के मसाइल करप्शन के हवाले से, अपने जो अदारों में करप्शन थी उनके पास मैं रिटर्न सबूत के तौर पर लेकर गया कि जो खान साहब ये जो कुछ आप इंक्वायरी करवाएं और ये चीजें आप खुद चेक करें। लेकिन मैंने महसूस किया कि उस पे मासवाए नारों की हाथ के आगे और कुछ भी नहीं था। तहरीक इंसाफ के NA 154 मुल्तान से मुनहरिफ रुकन मलिक अहमद हसन देहड़ ने दावा किया है कि PTI के मुनहरिफ अरकान की तादाद 45 तक पहुंच चुकी है। वो कहते हैं कि जाती तौर पर इन अरकान से मिल चुका हूं। मुकम्मल इंटरव्यू रात 10 बजे प्रोग्राम रूबरू में नशर किया जाएगा। आप कहते हैं 45 PTI के MNA हैं जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में वोट डालेंगे वजीर आज़म के खिलाफ। जो मेरे सामने दुखड़े रोए हैं ना, वो 45 हैं। वोट कितना देंगे इनके खिलाफ? मेरे तो ख्याल में लगता तो यही था कि वो सारे के सारे जो है ना बैठे रो रहे थे। मैं क्या बताऊं, वो कह रहे थे आखिरी टाइम पे हम फैसला। सर 2-4 मिनिस्टर्स थे, लेकिन वो मिनिस्टर्स अब विड्रॉ कर गए हैं, वापस चले गए हैं। जो 4 मिनिस्टर्स आगे निकल के आए थे कि हम आ रहे हैं, वो अब किसी वजह से चुप कर गए हैं। उनकी वजूहात का मुझे नहीं पता, चुप कर गए हैं किसी वजह से। सर मैं उस तफसील में ना ही ले जाए तो। अटॉर्नी जनरल ने मुजवजा सदारती रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि ये रेफरेंस कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जमीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि अटॉर्नी जनरल ने मुजवजा सदारती रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया। आर्टिकल 63A की तशरीह के लिए सदर मुमलिकत सुप्रीम कोर्ट को रेफरेंस भेजेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर कहते हैं कि रेफरेंस कल कोर्ट में पेश किया जाएगा, जिसके बाद जमीर बेचकर लोटा बनने का घिनौना कारोबार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इस पर मजीद तफसीलात हासिल करेंगे। अपने नुमाइंदे अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। जी अदील, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये मामला है आर्टिकल 63A की तशरीह का, जिस पर अब हुकूमत ने क्योंकि सदारती रेफरेंस दायर करने का फैसला किया था और अटॉर्नी जनरल को ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अटॉर्नी जनरल से जो हमारी गुफ्तगू हुई है, उन्होंने बताया है कि हमने मुजवजा सदारती रेफरेंस का जो मुसवदा है वो तैयार कर लिया है और अब सदर मुमलिकत को वो भेज दिया जाएगा, जिसके बाद कल तक ऐन मुमकिन है ये सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दिया जाए। और उन्होंने ये बताया है कि इस रेफरेंस के अंदर जो आर्टिकल 63A है, उसके जो कानूनी सवालात हैं उन पर अदालत से राय मांगी जाएगी। बुनियादी तौर पर इसमें मुनहरिफ जो अरकान PTI है उनके हवाले से ये रेफरेंस जो है वो तैयार किया गया है। और कल क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की सरबराही में एक 2 रुकनी खसूसी बेंच इस मुकदमे की समाअत करेगा, जहां पर जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर ने दरख्वास्त भी दायर कर रखी है और सिंध हाउस पर जो हमले का मामला है वो भी जेर समाअत आएगा। उसी में अब ये रेफरेंस भी उस समाअत का हिस्सा बनेगा, क्योंकि चीफ जस्टिस। बहुत शुक्रिया आपका। अटॉर्नी जनरल ने मुजवजा सदारती रेफरेंस का मुसवदा तैयार कर लिया।
اب بات کریں گے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کی، جن کا کہنا ہے کہ بلاول کہتا ہے وہ دھرنا دے گا. اپنی شکل تو دیکھو، ذمہ داروں کا ایک ٹیلی فون آیا تو ساری اپوزیشن لیٹ گئی. بلاول جو ہے وہ جس کے ابھی دودھ کے دانت نہیں ٹوٹے سیاست میں، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم دھرنا دیں گے. شکل دیکھو اپنی، اور او آئی سی کے خلاف دیں گے آپ. لعنت ہے آپ پہ، 3 دفعہ لعنت بھیجتا ہوں. جو او آئی سی کو ناکام کرنے کی کوشش کرتا ہے وہ سامراجی ایجنٹ ہے. ذمہ داروں کا ایک فون آیا اور آپ لیٹ گئے. ایک فون آیا ذمہ داروں کا اور آپ 90 کے زاویے سے لیٹ گئے. جی نہیں، ہم تو ساتھ ہیں، ہم تو اس کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں. اب بولو نا شہباز شریف صاحب، آپ کی ایچکن جو ہے یہ 10 سال تک نیکر میں بدل جائے. 10 سال آپ نیکر میں رہیں. اگر کسی کی جرت ہے، اگر کسی میں ہمت ہے، اگر کوئی مائی کا لال ہے تو آ کر بتائے اور او آئی سی کانفرنس میں مداخلت کر کے بتائے. ان کی چیخیں آسمان تک سنائی دے گی. یہ پاکستان کی سلامتی کا مسئلہ ہے. عمران خان کا ایک تاریخی جلسہ ہے اور اسی دن اپوزیشن بھی پہنچے گی. ہم دونوں کے الگ جلسوں کے انتظامات کرنے کے لیے تیار ہیں. دونوں اپنی اپنی جگہ کا انتخاب